जा और कोई ज़ब्त की दुनिया तलाश कर, जा और कोई ज़ब्त की दुनिया तलाश कर, ए इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजेश शर्मा। मैं जीवन ऋषि। जीवन जी, से पहले कि आगे बढ़ें, दर्शकों को बता दें कि चर्चा आज किन किन मुद्दों पे होगी। जी, बात होगी हिमाचल पर बढ़ा खतरा। किस चीज़ का खतरा है, चर्चा करेंगे। भाजपा का नया अध्यक्ष तय हो गया जी, औपचारिक ऐलान बाकी है। कौन चेहरा है, चर्चा इस पर करेंगे। 25,000 नई नौकरियां, बेरोजगारों के लिए राहत की खबर सरकार की तरफ से आ रही है। कैसे नौकरियां मिलेंगी, चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन शुरुआत प्रमोशन का संकट। किसकी प्रमोशन? कर्मचारियों की। लेकिन इस सवाल पर सबसे पहले मैं आऊं जीवन जी, शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज के कार्यक्रम की। कुछ दिनों से तबीयत जरा नासाज है मुख्यमंत्री साहब की, हालांकि सुधार हो रहा है। आप बताएंगे कितना सुधार हुआ है। आज अगर देखें तो मुख्यमंत्री की व्यस्तता कैसी रही, और कल से फिर हेक्टिक शेड्यूल है चीफ मिनिस्टर का। कल कैबिनेट भी है जीवन जी, क्या खास हो रहा है? जी बिल्कुल, कल कैबिनेट है और बड़ी इम्पॉर्टेंट कैबिनेट है जिसका पूरे प्रदेश को इंतजार है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री के हेल्थ की बात है तो लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और वो उम्मीद है वो कल कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होंगे। और आज उनका एक बयान ट्रेंड हो रहा है जो कि प्राकृतिक खेती को लेकर उन्होंने दिया है। हालांकि शुरू में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो प्राकृतिक खेती को लेकर एक तरह से लग रहा था कि बैक ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इसको बीजेपी ने आगे किया था। लेकिन बाद में प्राकृतिक खेती का आंकड़ा एक हिमाचल सरकार ने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3,592 पंचायतों में 1,98,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और ये पहली बार कांग्रेस सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़ा सामने रखा गया है। और वित्तीय वर्ष जो 2024-25 चल रहा है इसमें 15 करोड़ रुपए के बजट का भी इसके लिए प्रावधान रखा गया है। और मुख्यमंत्री ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि प्राकृतिक खेती होने से जो कृषि की जो औसतन लागत है उसमें 36% कमी आई है। और उनके जो नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं उससे किसानों को 8% अधिक दाम मिले हैं। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपए के राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये बड़ी बातें कही है। जहाँ तक कैबिनेट की बात है तो कल कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित मीटिंग है जिसका कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को उसका इंतजार है। और उसके अगर मुद्दों की अगर बात करें तो उसमें एक पटवारी और कानूनगो का जो स्टेट कैडर की दूसरे कर्मचारी मांग उठा रहे हैं और ये कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो इस मसले पे एक बड़ा फैसला आ सकता है। और दूसरा, FIR में जो भर्तियाँ फंसी हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें ड्राइंग मास्टर हैं, क्लर्क हैं, और सचिवालय प्रशासन के कर्मचारी हैं, और उसके अलावा लाइनमैन, बिजली बोर्ड के हैं, स्टेनोटाइपिस्ट हैं, फायरमैन हैं, वन विभाग के जेई हैं। इन पे फैसला हो सकता है। और विधानसभा का जो बजट सत्र है इस पर भी सरकार एक बड़ा निर्णय ले सकती है। और जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में फील्ड में जो घोषणाएं की हैं उसको अमली जामा पहनाए जाने के लिए भी इस पे कैबिनेट में कुछ नया आ सकता है। और बेरोजगार जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें भी सरकार अपना पक्ष रख सकती है या कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। कैबिनेट और आने वाले दिनों की बात करें तो आपने विस्तार से बताया जीवन जी कि कैबिनेट की कल महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में 11 बजे बुलाई है मुख्यमंत्री ने। हालांकि पहले ये बैठक पिछले कल होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया गया था मुख्यमंत्री के। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कल निगाहें रहेंगी कि कितने मुद्दे इनमें से एड्रेस होते हैं और क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं। बात सियासत की करें जीवन जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही देखें तो अपने संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी, और ठीक उसी राह पर कांग्रेस इस वक्त है। कांग्रेस के संगठन बड़ी चुनौती हालांकि बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह का घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर हुआ। तो बात कांग्रेस की सबसे पहले करें तो हलचल तेज है कांग्रेस के संगठन को लेकर। और बीजेपी में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गए हैं या भाजपा के और नेता भी दिल्ली गए हैं, चर्चाओं का दौर बीजेपी के भीतर और बाहर दोनों तरफ शुरू हो गया जी। सियासी जगत से क्या खास खबरें हैं जीवन जी आज आपके पास? जी बिल्कुल, सियासी जगत से दोनों ही पार्टियों में बड़ी हलचल है। पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। एक 80 का दशक था जब कांग्रेस में नियुक्तियां लेटर पे हो जाती थी, और अब वो दौर नहीं रहा है। और अब जिस पार्टी के पास संगठन नहीं है वो ज़्यादा चलती नहीं है, और ये पूरे देश में भी साबित हो गया है। और जहाँ तक हिमाचल की बात है तो हिमाचल में
हाल ही में कृषि मंत्री ने अपने ही संगठन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का संगठन जो है बेहद कमज़ोर है। उसके बाद हड़कंप का आलम रहा कांग्रेस के बीच में ही। उसके बाद हनीराम शांडिल का एक बयान आया जिसमें वो भी इसी लाइन को इंडोर्स कर रहे थे। कुछ और भी नेताओं ने माना कि कांग्रेस का संगठन भाजपा के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। तो उसके बाद हलचल मची है अब, और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रही हैं, इस मसले पर चर्चा करेंगी। उसके बाद वो दिल्ली जाएंगी और दिल्ली से ही इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और जो कांग्रेस में नियुक्तियां होनी है, लंबे समय से फंसी है, नियुक्तियां फंसी हुई हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ग्रास रूट पे भाजपा के मुकाबले हिमाचल में बेहद कमज़ोर संगठन है, जहां भाजपा प्रमुख पन्ना प्रभारी तक एक माइक्रो मैनेजमेंट करती है। तो कांग्रेस उस दिशा में वैसा नहीं कर पाई है और उन्होंने मंडल भी बढ़ा दिए हैं। तो कांग्रेस इसमें काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो अभी कांग्रेस को तय करना है कि कितनी जल्दी ये नियुक्तियां करते हैं और उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट क्या भाजपा के मुकाबले कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर कांग्रेस से ही एक और बड़ी खबर है। आज PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बेरोजगारों के मसले पर एक अपनी सरकार का पक्ष रखा है। और उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 साल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और नौकरियां दी हैं। और उसमें सरकारी नौकरियों का आंकड़ा रखा उन्होंने 12,500 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और इसमें ये दावा किया गया है। और प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने 25,000 नौकरियां देने की बात भी उन्होंने कही है। और भी जो भर्तियां हो रही हैं, पुलिस भर्ती होगी, अभी जल शक्ति विभाग में भर्तियां हो रही हैं, कुछ अन्य डिपार्टमेंट्स में भर्तियां हो रही हैं, उसको भी उन्होंने कोड किया है। लेकिन जो उन्होंने आंकड़ा रखा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो रजिस्टर हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो ये बयान जो है वो काफ़ी चर्चा में है। और अगर कांग्रेस अच्छा कमबैक करती है हिमाचल में, तो आने वाले दिनों में जरूर इसमें जनता को और बेरोजगारों को राहत मिलेगी। बीजेपी की अगर बात कर लेते हैं, बीजेपी की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से आज मुलाकात की। और वो इससे पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। तो उसमें काफ़ी हलचल है और माना जा रहा है कि भाजपा ने हिमाचल का नया अध्यक्ष तय कर लिया है और कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। और जयराम की जो ठाकुर की जो मुलाकात है, इससे सियासत हिमाचल में काफ़ी गर्मा गई है। और जयराम ठाकुर ने पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के लिए अपनी चॉइस नहीं बताई थी। तो अभी कुछ लोगों जो सियासी जानकार हैं या सूत्र हैं, उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर ने भी अपनी चॉइस रखी है। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और कांगड़ा सभा चंबा सीट से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज उनकी चॉइस है, ऐसा कहा जा रहा है। और राजीव भारद्वाज RSS से जुड़े रहे हैं और काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं। और डॉक्टर सिकंदर की बात करें तो हिमाचल यूनिवर्सिटी में पूर्व में कुलपति रहे हैं। तो और बीजेपी का एक धड़ा उनके समर्थन में है। और जहां तक मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, उनकी अगर बात करें तो उन्हें RSS से भी वो काफ़ी करीबी हैं और JP नड्डा के भी वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके अलावा कुछ और नाम भी हैं, इसमें जयराम ठाकुर है, अनुराग ठाकुर है, विपिन परमार है, सतपाल सिंह सत्ती है, विक्रम ठाकुर हैं, इंदु गोस्वामी है, रणधीर शर्मा है। तो उसमें किसे अगर अध्यक्ष बनाते हैं, ये बीजेपी को तय करना है। जी, बीजेपी को तय करना है कि अध्यक्ष कौन होगा। और जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि बीजेपी ने अध्यक्ष तय कर दिया, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज है बीजेपी के भीतर। और पहले दिल्ली को लेकर दिल्ली मुख्यमंत्री और मंत्री कैबिनेट बनेगी दिल्ली की, उसके बाद फिर बीजेपी ऐलान करेगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का जिक्र आपने किया, PWD मिनिस्टर जी, जब भी दिल्ली जाते हैं जयराम ठाकुर, तो हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है PWD मिनिस्टर की। और वो आरोप लगाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से कहते हैं कि आज भी अगर देखें उनके बयान को, कि जयराम ठाकुर दिल्ली गए हैं, जो दिल्ली या केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार को मदद मिली है परियोजनाओं को लेकर, उसको रुकवाने के लिए। तो एक माइंड गेम भी ये कांग्रेस की हो सकती है जीवन जी। लेकिन दावे अगर नौकरियों को लेकर कहें, 2 साल का आंकड़ा आपने दिया 42,000, जिस तरह से PWD मिनिस्टर कह रहे हैं। 2 साल का आंकड़ा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया था 32,000।
आंकड़े हैं जी। बीजेपी पे आरोप जड़ा विक्रमादित्य सिंह ने कि 5 साल में भाजपा ने नौकरियां दी हैं 20,000। ये आंकड़ा सही है, सारे हर कांग्रेस का नेता यही कह रहा है। लेकिन आने वाले वित्त वर्ष के दौरान अगर बात करें तो उसका जिक्र किया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार आने वाले वित्त वर्ष के दौरान यहाँ नौकरियां जो देगी वो नौकरियां देंगी 25,000 नए पद भरने की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो प्रदेश के नौजवान जिस तरह से पिछले कल भी प्रदर्शन हुए, सोलन में प्रदर्शन हुआ, शिमला में प्रदर्शन हुआ, चंबा में प्रदर्शन हुआ, वो जवाब है एक तरह से सरकार की तरफ की सब्र रखिए 25,000 नई नौकरियां हिमाचल प्रदेश में निकल रही हैं। तो इस तरह से देखें तो ये इस वक्त सियासी जगत से सारी चीजें हैं जीवन जी जो आपने बताई। बात कर्मचारियों की भी कर लें जीवन जी। आज हालांकि बहुत कुछ शेड्यूल में नहीं था कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से आप कुछ सुर्खियों वाली चीजें कर्मचारियों के लिए लाए हैं, हलचल तेज है कर्मचारी जगत में। निगाहें तो सबकी कैबिनेट पे है, लेकिन कैबिनेट में खास कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो कुछ हो रहा है ऐसा लगता नहीं। बाकी और क्या खास चल रहा है कर्मचारी जगत में? जी, हिमाचल में कर्मचारी प्रमुख एक वर्ग है और इनका अगर कर्मचारी मोर्चे से अगर प्रमुख खबरों की बात करें तो बिजली बोर्ड से बड़ी खबर है। 18 फरवरी को बिजली बोर्ड कर्मचारियों की महापंचायत ऊना में होने जा रही है और उसमें 10 बड़े कर्मचारियों के संगठन इसमें शामिल हैं, जिसमें युक्तिकरण का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। पोस्ट खाली खत्म करने का कर्मचारी बात कर रहे हैं और सरकार को लगातार कोस रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल लेवल पे इसके प्रदर्शन भी इन कर्मचारियों ने किए हैं। और दूसरी बहुत जो बड़ी खबर है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ओर से आई है। जो सभी उपायुक्त कार्यालयों में जो तैनात कर्मचारी हैं या सेटलमेंट में जो कर्मचारी तैनात हैं, उनका कैडर जो है वो स्टेट कैडर कर दिया गया है। तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट सामने आए हैं। इसमें एसोसिएशन की सामने आई है और एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि इन ऑफिस में जो तैनात कर्मचारी, जो डीसी ऑफिस है, सेटलमेंट के कर्मचारी हैं, क्लर्क, ड्राइवर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, लैंड रिकॉर्ड रखने वाले आदि कर्मचारी हैं इसमें शामिल। तो उसकी आंकड़ा दिया है कि ये 10,000 कर्मचारी हैं और इनको ये जो स्टेट कैडर की है इसमें किस कदर लॉस हो रहा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि क्लैरिकल स्टाफ से 20% जो कोटा है वो नायब तहसीलदार की प्रमोशन में इन्हें दिया जाता है। लेकिन हाल ही में जो कुछ घटनाक्रम हुए, कुछ कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, उसमें इनका कोटा खत्म करने की साजिश रची गई है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये जो स्टेट कैडर किया गया है इसमें जो साइज में छोटे जिले हैं उनको नुकसान होगा। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे शिमला डिवीजन है, इसमें सोलन, सिरमौर, शिमला के अलावा किन्नौर जिला शामिल है। तो ये साइज में छोटे जिला है और इसमें जैसे स्टेट कैडर होगा तो जिनकी सीनियोरिटी यहाँ काफ़ी बनती है छोटे जिलों में, उसमें कांगड़ा और मंडी जैसे जिले आएंगे तो अगर ये 5वें नंबर पे जो कर्मचारी है वो उसका 60 या 70वें नंबर पे वो अपने आप चला जाएगा। तो इसका उनको सीनियोरिटी का काफ़ी लॉस है और ऐसी बातें उनकी ओर से कही गई है। तो और ये इसका विरोध कर रहे हैं और स्टेट कैडर है उसका भी इन्होंने विरोध किया। और उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि पटवारी और जो कानून गो एसोसिएशन है वो उनका साथ नहीं दे रही है। दूसरी कर्मचारियों की अगर बात करें तो शिमला में एक भव्य कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल ने अलंकरण समारोह में 76 पुलिस अधिकारियों को नवाजा है। और तीसरा, हिमाचल में जो कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी व्यस्तता बढ़ने जा रही है। हिमाचल में पहली बार शुगर मिल खोली जा रही है कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र में, तो उस पे व्यस्तता बढ़ने जा रही है। और ट्रांसफ़र पर जो बैन है अप्रैल से खुल सकता है और ट्रांसफ़र जो नीति है कर्मचारियों की उसमें कॉलम 22A जुड़ा है जिसमें कर्मचारी को अब ट्रांसफ़र के बाद ज्वाइन करना होगा। उसके बाद जिस अधिकारी की ओर से ट्रांसफ़र की गई होगी उनके समक्ष 30 दिन उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा। और एक और कर्मचारी जगत से एक और अन्य खबर ये है कि आर्थिक जनगणना हिमाचल में अप्रैल मई से शुरू होने जा रही है, दिसंबर तक चलेगी। तो उसमें आंगनवाड़ी कर्मी, आशा वर्कर कर्मचारी इसमें बिजी रहेंगे और उनकी जो सुपरविजन का काम है वो पटवारी और कानून गो को दिया गया है। तो ये कर्मचारी मोर्चे से आज इस तरह की खबरें रही। बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों को लेकर देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश आपने डाला जीवन जी, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो राजस्व विभाग में जिस तरह से कैडर बदला गया है उस कैडर बदलने का नुकसान कर्मचारियों को किस तरह से होगा वो तर्क और दलीलें आप दे रहे थे यहाँ पे। जो उनकी मिनिस्टर एसोसिएशन कह रही है वो कह रहे हैं कि जो कैडर बदला गया है, इस कैडर बदलने के बाद उनकी प्रमोशन पर संकट पैदा हो गया है, ये आसार हैं।
इसीलिए वो विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। बात जरा मौसम की करें और सूखे जैसे हालात के बीच अगर देखें जीवन जी, पानी का संकट हो रहा है हिमाचल में, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो इस सारे चीज़ों के बीच में देखें तो फल और फसल हालत क्या है? जी, फरवरी की बात कर लें तो अभी 77% बारिश कम हुई है, जो कि से पता चलता है कि हिमाचल में किस तरह का ड्राई स्पेल चल रहा है। बारिश के नज़रिए से 13 या 14 फरवरी तक 126 mm बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार ये सिर्फ 29 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज हुई है, वो भी कुछ पॉकेट में ये बारिश दर्ज हुई है, पूरा प्रदेश भीगा नहीं है। तो सूखे के हालात हैं, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जो है वो बुरी तरह से गिरा है। जहाँ अगर अभी जो कहीं ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, वहाँ जहाँ 200 फीट के पानी अगर निकलना है तो वहाँ 300 या 325 फीट तक खुदाई करनी पड़ रही है। तो ये एक बड़ा संकट की बात है। और 80% जो सिंचाई है हिमाचल में वो उस पर ही बारिश पे ही निर्भर है। अभी हिमाचल में उस तरह का जो लिफ्ट इरिगेशन है या दूसरी जो सिंचाई की जो स्कीमें हैं और जो नहरी स्कीमें हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो स्कीमें हैं वो बिल्कुल फेल हो गई हैं और सिंचाई स्कीमें पहले से ही डेड पड़ी हैं। तो हिमाचल के लिए ये चिंता की बात है। और उसमें आपने अगर इसका जो साइड इफ़ेक्ट देखें तो पहले अगर कृषि की बात करें तो कृषि पे सबसे बुरा असर पड़ा है। अभी जो सरसों की जो फसल है मैदानी इलाकों में उसमें तेला रोग लग गया है और तेला इतना भयंकर लगा है कि सरसों पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और दूसरा गेहूँ की फसल पे भी इसका असर है। और जो नकदी सब्जियाँ हैं जहाँ सिंचाई नहीं मिल रही है वहाँ पूरी सब्जियां सूख गई हैं, चाहे गोभी की बात हो, मटर की बात हो, प्याज की बात हो, और तो तमाम जो ये सब्जियां या पालक है वो पीला पड़ गया है। और अभी अगर अच्छा स्पेल नहीं होता है तो नकदी फसलों के अलावा पारंपरिक फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। बागवानी की अगर बात करें तो उसमें फ्रूटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा है और जो फ्रूट्स हैं उसका साइज कम होने की आशंका जताई जा रही है। और हालांकि पीछे जो बारिश हुई है, पिछले जो स्पेल था उसमें थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन इसमें जो बागवानी को जो नुकसान है उसमें फ्रूटिंग पे असर है, उसके साइज पे जो उसका साइज जो है वो सिकुड़ कर रह जाएगा। तो ये एक हिमाचल के सामने बड़ा संकट है। अब धूप होगी तीखी और तेज, जमीन में पानी नहीं होगा तो संकट समझा जा सकता है कि किस गंभीर दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, क्योंकि मौसम बार बार दगा दे रहा है जीवन जी। अभी अगर आसमान की तरफ निगाहें डालें तो बादल हैं जीवन जी। आज सुबह से देखें तो बीच बीच में बादल आते रहे जाते रहे। एक उम्मीद बंधी थी कि बारिश हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी, कुछ राहत के आसार बन रहे हैं या फिर पिछली बार की तरह बादल आएंगे और निकल जाएंगे? जी, बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो पूर्वानुमान की अगर बात करें तो कल जो हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की बारिश और बहुत जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्की हिमपात हो सकता है। उसके बाद 16 से 18 तक फरवरी तक मौसम साफ रहेगा और 19 और 20 फरवरी को बारिश हो सकती है। यानी कि 17 वाला स्पेल भी सड़क के 19-20 तक पहुँच गया, लेकिन उम्मीद रखें तो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है जीवन जी, क्योंकि पानी निहायत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वसीम बरेलवी साहब, इनकी एक गज़ल है, दर्शकों के लिए लाए हैं कार्यक्रम के आखिर में। वो मेरे घर मेरे साथ, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक़ मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हो जैसे भी हो सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। घरों की तरबियत का क्या आ गई टीवी के हाथों में, घरों की तरबियत का क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। खुले थे शहर में 100 दर, खुले थे शहर में 100 दर मगर एक हद के अंदर ही, खुले थे शहर में 100 दर मगर एक हद के अंदर ही, कहाँ जाता अगर मैं लौट के फिर घर नहीं आता, कहाँ जाता अगर मैं लौट के फिर घर नहीं जाता। मोहब्बत के ये आंसू हैं उन्हें आंखों में रहने दो, मोहब्बत के ये आंसू हैं उन्हें आंखों में रहने दो, शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। क्या बात है जी, बहुत खूब। वसीम उससे कहो दुनिया बहुत महदूद है मेरी, आखिर में लिखते हैं जी, वसीम उससे कहो दुनिया बहुत महदूद है मेरी, किसी दर का जो हो जाए
वो फिर दर दर नहीं जाता। क्या बात है। किसी दर का जो हो जाए वो फिर दर दर नहीं जाता। बहुत तो वसीम बरेलवी साहब इनकी इस गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मुलाकात कल होगी, तब तक नमस्कार। नमस्कार।